नमस्कार शिक्षक साथियों। तो आज हम इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज का ये दूसरा सेट लेकर आए हैं, है ना। और कल मैंने आपको एक सही जोड़ी भी मैचअप भी डाला था, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है। आप इसको थोड़ा सीरियसली होकर कॉपी बना लें और इनको उसमें नोट कर लें, है ना। और सभी शिक्षक साथियों से भी मेरा निवेदन है कि ये वीडियो को सभी बच्चों तक 10वीं कक्षा के सभी विद्यार्थियों तक पहुंचाएं और उनको ये कहें कि इन वीडियो से अपने क्वेश्चन को नोट कर लें आप, है ना। और जो चैनल पर नए हैं उनसे फिर से मेरा अनुरोध है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास सभी जो वीडियोस हैं उसकी लिंक डलते ही आपके पास चली जाए, ठीक है ना। तो हम आज स्टार्ट करने वाले हैं। सेकंड सेट जो हमारा है उसको हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये चैनल जो है आप इसको अच्छे से देखें और बने रहें इस चैनल पर और इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं। पहला प्रश्न है हमारा, वृत्त की किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या। तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, उसमें बच्चा कंफ्यूज होता है ना। इसमें एक ही प्रकार के 2-3 अलग अलग क्वेश्चन है और दोनों का आंसर अलग है। पहला आपको ये दिया है कि वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा की संख्या। तो किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा केवल और केवल एक खींची जा सकती है, एक वृत्त है ना। और उसके एक पर्टिकुलर पॉइंट पर यदि आपको स्पर्श रेखा खींचना है तो वो स्पर्श रेखा केवल और केवल एक होगी, ये है। तो यहाँ से एक ही स्पर्श, अब इस बिंदु पर एक से अधिक मैं खींचूंगा तो ये इसको स्पर्श ना करके क्रॉस कर देगी, है ना। तो एक ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला है कि शंकु की तिर्यक ऊंचाई का सूत्र। तो देखिए शंकु की तिर्यक ऊंचाई, त्रिज्या और ऊंचाई, इसमें आप याद रखें कि तिर्यक ऊंचाई एल स्क्वायर बराबर होता है बच्चों एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब इससे आपको एल यदि निकालना तो एल क्या होगा, स्क्वायर रूट के अंदर एच, स्क्वायर रूट के अंदर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब इससे मिलता जुलता, आप मिलता जुलता नहीं परफेक्ट आंसर देखें, मिलते जुलते सभी आंसर मिलेंगे, परफेक्ट आंसर। देखिए इसमें एल बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर है, ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि एल बराबर स्क्वायर रूट में। यहाँ एल स्क्वायर पे इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस, जबकि एल स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट नहीं है, तो ये भी डिस्कनेक्ट करो इसको, है ना। एल इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये वाला हमारा इस आंसर से मिल रहा है, तो सी हमारा सही होगा। यहाँ पर देखिए स्क्वायर नहीं लगा इसको, तो आपको क्या है, पहले इस कंडीशन को पता होनी चाहिए कि इन तीनों में क्या संबंध है, एल आर और एच में। चलिए अगला देखते हैं हम। यदि धूप में खड़े व्यक्ति की छाया उसकी परछाई, छाया जो है उसकी ऊंचाई की क्या है, 3 गुनी, यानी उसकी जो व्यक्ति की परछाई है उसकी ऊंचाई की 3 गुनी है। तो यदि कोई व्यक्ति ये खड़ा, अब उसकी परछाई ये बन गई, तो हमें एक 90 डिग्री वाला एक कोण जिसको समकोण त्रिभुज बोलते हैं ये मिल गया। अब हमें पता है कि उसकी ऊंचाई ये h है ना। उसने कहा कि धूप में खड़े व्यक्ति की जो छाया है उसकी ऊंचाई की √3 गुनी है, तो ये √3 इंटू h हो जाएगी। क्लियर है ना। अब हमें ये वाला कोण पूछा कि ये उन्नयन कोण कितना। तो देखिए ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। लंब और आधार में संबंध किसमें होता है बच्चों, टेन में। तो हम टेन थीटा बराबर क्या लिखते हैं, लंब बटे आधार। क्या लिखते हैं, लंब बटे आधार। लंब हमारा है h, तो ये h बटे h करनी 3, h से h कैंसिल कर देंगे आप। टेन थीटा की वैल्यू 1/√3 आई। ये किस में होती है, tan 30 में होती है, तो इसका जो कोण होगा वो 30 डिग्री होगा। देखा आपने, बहुत ही सिंपल तरीके से आप इस प्रकार से इसको कर सकते हो। चलिए अगला देखते हैं हम। किसी वह बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं कैसी होती है, लंबवत होती हैं, समांतर होती हैं, समान होती हैं, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जब भी आप किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखाएं खींचते हैं तो पहले केवल और केवल 2 स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं और वो दोनों स्पर्श रेखा बराबर या समान होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रमेय है, इसका प्रूफ भी आपको तैयार करना है, ठीक है। चलिए
अगला है एक वृत्त का व्यास कितना है 16 सेंटीमीटर, तो उसकी त्रिज्या, तो देखिए बच्चों आपको पता है डी बराबर क्या होता है 2r, डी बराबर क्या होता है 2r। क्लियर दिख रहा है आपको और विजिबल है? हाँ ठीक है, विजिबल है ना। तो हम कह रहे हैं कि डी बराबर यानी व्यास बराबर क्या होता है 2r। हमें व्यास दिया है कितना 16, हमें 16 व्यास दिया है और त्रिज्या ज्ञात करनी है 2r त्रिज्या होती है, तो r बराबर 16/2, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, r कितना आ गया बच्चों 8 सेंटीमीटर आ गया, है ना। व्यास 16 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या 8 सेंटीमीटर होगी, सी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। सिंपल बहुत। अर्धगोले का आयतन, देखिए अर्धगोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब, पाई आर स्क्वायर एच और 2 पाई आर एच, ये 4 फार्मूले आपको मिलते जुलते मिलेंगे हर उसमें, है ना। आपको सही फार्मूला पता होना चाहिए। ये अर्धगोले का जो आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब होता है, ठीक है। ये गोले का आयतन है, पूरा गोला जो होता है ना, पूर्ण टोटल सरफेस जो टोटल होता है पूरा गोला, उसका है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है ना। ये पाई आर स्क्वायर एच किसका है, बेलन का है आयतन, और ये 2 पाई आर एच बेलन का क्या है, वक्र पृष्ठ है। आपको चारों फार्मूले हमने बता दिए। चलिए आंकड़ों में सर्वाधिक बारंबारता वाला पद, देखिए सबसे ज्यादा जिसकी फ्रीक्वेंसी होती है, बारंबारता होती है, उसे हम कहते हैं बहुलक, ठीक है। तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी जो सबसे ज्यादा बार आया हो वो बहुलक, उसका नाम ही क्लियर है ना। अच्छा अब इसमें कौन केंद्रीय प्रवृत्ति के माप नहीं, माध्य हम निकालते हैं, केंद्रीय प्रवृत्ति का माप है, माध्यिका भी है, बहुलक भी है, केवल और केवल बारंबारता जो है वो केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है। बारंबारता मतलब फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति। चलिए अगला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि माध्य, माध्यिका और बहुलक के बीच क्या संबंध है। तो आपके बुक में ये लिखा होगा कि 3 माध्यिका इक्वल -2 माध्य इक्वल टू बहुलक, है ना। कहीं ऐसा भी लिखा आएगा आपको कि बहुलक बराबर क्या होता है, तो 3 माध्यिका -2 माध्य, ऐसा भी लिखा हो सकता है ना। आपका सी जो है करेक्ट आंसर है बच्चों, कि 3 माध्यिका इक्वल टू बहुलक धन 2 माध्य, ठीक है। चलिए अगला है वह घटना जिसका घटित होना निश्चित है, ऐसी घटना जो कि क्या हो, निश्चित होना ही है, सर्टेन इवेंट, इसकी प्रायिकता कितनी होगी, तो 1 होगी। ऐसी घटना जिसकी होना निश्चित है उसकी प्रायिकता 1 होगी, जो असंभव है उसकी प्रायिकता 0 होगी, है ना। चलिए ठीक है, अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह घटना जिसका घटित होना, देखिए अभी मैंने बोला जिसका घटित होना असंभव है उसकी प्रायिकता 0 0, और जिसका घटित होना निश्चित है उसकी प्रायिकता 1 सर्टेन इवेंट, है ना, और ये इम्पॉसिबल इवेंट। चलिए किसी घटना ई के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट, यहाँ है ना, इक्वल टू क्या होता है, तो आपको पता है किसी भी घटना का घटित होना और घटित नहीं होना उसकी प्रायिकता का योग हमेशा 1 होता है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट इज इक्वल टू 1। चलिए अब यहाँ पर पूछा है किसी घटना की प्रायिकता, तो प्रायिकता कभी भी किसी घटना की 0 से कम नहीं होगी और 1 से अधिक नहीं होगी, प्रायिकता हमेशा 0 और 1 के बीच रहेगी। तो जो भी आपका ऑप्शन ये 1 ग्रेटर देन, ये गलत है ना। पी ए लेस देन 1 ए, ये गलत ऑप्शन लिखा है आपका। ये करेक्ट ऑप्शन है कि किसी भी प्रायिकता, किसी भी घटना की प्रायिकता है 0 और 1 के बीच ही होगी। -1 वाला ये भी गलत है ना, ठीक। चलिए सामान्य वर्ष में 53 रविवार होने की क्या प्रायिकता है, देखिए लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं, लीप वर्ष में 366 दिन, और सामान्य वर्ष में कितने होते हैं 365 दिन। आप इसको 7 से जब भाग लगाओगे तो शेषफल इसमें 1 बचता है इस केस में, और इसमें 2 बचता है शेषफल, है ना। तो 53 रविवार होने के लिए सामान्य वर्ष में 1/7 होगी प्रायिकता, और यदि लीप वर्ष है तो 2/7 होगी, जितना शेषफल बचेगा बटे कुल दिन एक सप्ताह में, है ना। चलिए आगे देखें, निम्न में से कौन सी घटना की प्रायिकता
संभव नहीं है। अब देखो ये 4 आपको ऑप्शन दिए हैं, इनमें से प्रायिकता का कौन सा मान संभव नहीं है? 10% हो सकता है ना, 50% भी हो सकता है, ठीक है। 30 किसी भी घटना की प्रायिकता अभी हमने यहां देखा कि 1 से ज्यादा नहीं हो सकती, यहां पर 30 है, 30, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं, यानी यही हमारा सही, उसमें नहीं होना पूछा है ना, तो नहीं होने के लिए हमारा ये आंसर सही है, ठीक है। और 0.5 हो सकती है, 50%, 50/100 यानी 1/2, 10/100 यानी 1/10, ये सब हो सकती है। चलिए, हाँ यहाँ पर से यहाँ पर 3/4 लिखा था, है ना, 3/4 लिखा है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क रह गया। कॉस से बराबर 3/4 लिखा है, तो हमें tan a का मान ज्ञात करना, ठीक है। तो यहाँ पर हमें tan a का मान ज्ञात करना है। 3/4 यहाँ कॉस से बराबर लिखा होगा 3/5, है ना, तो ये यहाँ भी क्वेश्चन मार्क रह गया, टाइप होना मिस्टेक हो गई, एरर आ गई है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, हमें 3/5 से कर लेते हैं। तो देखिए कॉस ए बराबर क्या होता है बच्चों? आधार बटे कर्ण, आपको पता है, यानी 3/5 यदि मैं कहूँ तो आधार हो जाएगा 3 के, कर्ण हो जाएगा 5 के, है ना। आपको लंब निकालना है, क्योंकि tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो लंब कितना हो जाता है? पाइथागोरस प्रमेय से निकालते हैं तो ये 4k, है ना, क्लियर। आपको निकालना है tan ए, tan थीटा बराबर क्या होता है? तो tan ए बराबर होता है लंब बटे आधार, है ना, यानी 3k, सॉरी लंब क्या आया? 4k, है ना, लंब आया हमारा 4k। तो यहाँ पर 4k और आधार क्या है? तो आधार हमारे पास है 3k, k से k कैंसिल, 4/3 बी हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ऐसे आपको करना। चलिए अगला देखते हैं हम। एक ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई खंबे की ऊंचाई के बराबर है, तब सूर्य का उन्नयन। देखिए जब आपको दिया है ये ऊंचाई और ये आधार, ये दोनों बराबर हो, है ना, ऊंचाई और आधार बराबर होते हैं, तो यहाँ पर कितना डिग्री का कोण होता है? 45 डिग्री, क्योंकि लंब और आधार दोनों के बीच का रेशो क्या आ रहा है? बन आ रहा है ना, tan 45 का मान 1 होता है, तो 45 डिग्री आपका सी जो है करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। विजिबल है सभी को? चलिए मुझे चेक करना पड़ता है विजिबल है नहीं है। चलिए, वृत्त की एक छेदक रेखा वृत्त को प्रतिच्छेदित करती है कितने बिंदु पर? केवल एक बिंदु पर, 2 बिंदुओं पर, 3 बिंदुओं पर, इनमें से कोई नहीं। ये आपके सामने एक वृत्त बना है ना, ठीक है, और ये एक छेदक रेखा मैंने ड्रा कर दी, ये एक छेदक रेखा ड्रा कर दी। कोई सी कहीं से भी छेदक रेखा आप ड्रा करोगे, किसी भी वृत्त की अधिकतम की 2 बिंदुओं पर काटेगी, वो केवल 2 बिंदुओं पर काटेगी, है ना, 2 से ज्यादा बिंदुओं पर नहीं काटेगी छेदक रेखा, ठीक है। और स्पर्श रेखा है तो वो एक बिंदु पर टच होगी, है ना, उसको हम स्पर्श कहते हैं, ना कि प्रतिच्छेद कहेंगे। चलिए आगे, वृत्त के त्रिज्या खंड के चाप की लंबाई का सूत्र, है ना। चाप की लंबाई के लिए हम क्या सूत्र लगाते हैं? थीटा डिवाइड बाय 360 डिग्री इंटू 2πr, यानी जो परिधि है उसका कितना भाग काटा है वो, तो ये होता है चाप की लंबाई। और यदि त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पूछते हैं तो थीटा डिवाइड बाय 360 डिग्री इंटू πr², दोनों फार्मूले आपके सामने। जब भी क्षेत्रफल यहाँ आ जाए तो ये फार्मूला अप्लाई करना है, और यदि चाप की लंबाई पूछे तो ये। अब ये देखो कहाँ पर है? थीटा डिवाइड बाय 360 इंटू 2πr, ये फर्स्ट है ए वाला, है ना, यहाँ 2πr नहीं है, या πr² है, यहाँ पर थीटा अपन 180 है, यानी फर्स्ट हमारा सही आंसर होगा बच्चों। चलिए अगला देखें, वृत्त के एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल जिसकी परिधि दी है 44 सेंटीमीटर। चलिए इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। हमें किसी भी वृत्त की परिधि दी है 44 सेंटीमीटर, मतलब 2πr की वैल्यू आपको दे दी है 44। हमें पहले r निकाल लेते हैं, फिर उसके चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो r बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास? 44 डिवाइड बाय 2π, पाई का मान रख सकते हैं यहाँ पर, तो 44
डिवाइड बाय 2 इंटू पाई 22/7, तो ये 22 और ऊपर चला जाएगा 7, 22 से कम 22, 22 दूनी 44 और 2 से 2 भी कैंसिल हो गया। 7 सेंटीमीटर क्या आ गई, उसकी त्रिज्या आ गई। अब हमें तो क्या निकालना, उसके चतुर्थांश का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल नहीं, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर होता है, इसके चतुर्थांश का कितना हो जाएगा 1/4 गुणित पाई आर स्क्वायर, यानी 1/4 और 22/7, यहाँ पर आर है 7 गुणित 7 है ना, एक 7 से ये 7 को काट दो, ठीक है। आप कितना 2 से इसको भी काट सकते हैं, 2 दूनी 4 और ये 11 बार, तो 11 सत्ते 77, 77/2 कहाँ ए, यही वाला हमारा सही है, 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या होगा, एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल होगा, ठीक है ना। चलिए इस प्रकार से आप कर सकते हैं, पहले रेडियस निकालना है, उसके बाद आपको क्षेत्रफल निकालना है। एक बेलन का व्यास दिया है, व्यास दिया है 14 सेंटीमीटर, जहां भी व्यास देता है आपको फट से रेडियस निकालना ही है, क्योंकि हमारे पास व्यास से फार्मूला नहीं है, रेडियस से है। तो जहां भी व्यास दिया है आर कितनी हो जाएगी, व्यास दिया है 14 तो आर बराबर हो जाएगा 7, खटाक से आप ऐसा लिखेंगे, और हाइट भी दी है 7। आपको क्या निकालना, बेलन का आयतन, अभी हमने बताया था बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, इसमें मान रख दो 20। अच्छा पाई का मान नहीं रखना है, ये भी ध्यान रखें आप, है ना, तो पाई का मान हम नहीं रख रहे, ठीक है, हम पाई को ऐसे ही रखा रहने दे रहे, आर स्क्वायर यानी 7 इंटू 7 है ना, और फिर क्या है एच, ये भी 7, तो 7 का क्यूब 343 पाई सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारा आंसर हो जाएगा सी, है ना, ठीक है। चलिए अगला देखें, एक शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई कितनी दी है 13 सेंटीमीटर, यानी यहाँ एच दे दिया, इसको लिख लो, और 5 सेंटीमीटर, शंकु की त्रिज्या ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है, और यहाँ त्रिज्या है, त्रिज्या जो है वो 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इसकी ऊंचाई यहाँ त्रिज्या लिखाएगा, तो त्रिज्या ऊंचाई आपको ये दे दी है, और त्रिज्या ये दे दी, मतलब एल दे दिया आपको 13 और आर दे दिया आपको 5, आपको इसकी हाइट निकालना है। तो अभी हमने ऊपर संबंध देखा था, क्या होता है संबंध बच्चों की, एल स्क्वायर इक्वल टू होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यहाँ मान रख दो आप, एल का मान कितना दिया, ये एल त्रिज्या ऊंचाई है, एल का मान दिया है 13, इसका वर्ग, एच हमको निकालना है, रखा रहने दो, आर दिया हमको 5, तो 5 का वर्ग 25, 13 का वर्ग 169, 169 में से 25 को माइनस कर दो आप, ये एच स्क्वायर, यानी एच स्क्वायर बराबर कितना आ गया 144, तो एच बराबर कितना होगा 12 सेंटीमीटर, सी आपका आंसर है, ठीक है। बहुत ही सरल है, आपको केवल ये फार्मूला याद होना चाहिए कि एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है ना। त्रिज्या ऊंचाई दी है 13 सेंटीमीटर, एल दिया है ना, ये एच लिखा था मैंने, ये एल है, ठीक है। एच आपको फाइंड करना है, तो आप इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं हम, किसी कक्षा के 12 लड़कों और 18 लड़कियों के औसत प्राप्तांक क्रमशः 30 और 38 है ना, ठीक है, 30 है और 38, यानी 12 लड़कों के औसत प्राप्तांक 30 है, 18 लड़कियों के औसत प्राप्तांक 38 है, पूरी कक्षा का औसत प्राप्तांक निकालना है। देखो इसमें थोड़ी कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी, पहले कुल अंक निकालना है, कुल अंक, ठीक है, कुल अंक कितने होंगे, तो 12 लड़कों को 30 नंबर हर एक लड़कों को मिले, प्लस यहाँ 18 लड़कियों को हर एक को कितने मिले 38 अंक मिले, ठीक है ना। तो आपको ये थोड़ी कैलकुलेशन इसमें करनी पड़ेगी, है ना बच्चों। चलिए 12 तेरी 36 है ना, 360 ये हो गया, 18 गुणे 38, 18 अट्ठे 144 के ये 4, कैरी ओवर 14 हो गया, और 18 तेरी 54, 54 4 58, 58 और 10 68, है ना। इस प्रकार से आप इसको निकालेंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा टोटल, ये 4 6 और 4 8 6 14 है ना, और 6 3 9 और 1 10 144, और कुल बच्चे कितने हो जाएंगे आपके, 12 लड़के हैं और 18 लड़कियां हैं, तो कुल हो गए 30, ठीक है। आप इसको डिवाइड करके इसका जो आंसर आएगा वो आप निकालना है ना।
तो डिवाइड भी कर लेते हैं। चलिए 3 से इसको मैंने काट दिया तो 3 छक्का 9 है ना, एक बचा 3 चक्को 12, ठीक है। फिर 2 बचेंगे, 3 अट्ठे 24 और 0 है तो 34.8 इसका आंसर होगा, है ना, यहाँ 34.8 होगा ये, ठीक है। इस टाइप से आप इसको कर लेना, है ना, ठीक है। यदि कोई एरर हो तो कमेंट्स में बताना, जल्दी जल्दी कैलकुलेशन में यदि कोई मिस्टेक हुई हो तो, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं हम। एक पासे को एक बार फेंकने पर 4 से बड़ी संख्या। तो देखिए बच्चों, एक पासे को जब आप फेंकोगे तो 1 2 3 4 और 5 और 6, ये 6 कंडीशन में से कोई एक कंडीशन आती है ना। उसने क्या बोला, 4 से बड़ी संख्या, 4 से बड़ी संख्या 5 और 6 है केवल, यानी हमारे लिए अनुकूल स्थिति है 2, कुल स्थिति है 6, 2 एकम 2, 2 3 6, 1/3 हमारी प्रायिकता होगी। क्वेश्चन मार्क क्यों रखा गया यहाँ पर, 1/3 लिखा है ना।